गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो हमने इससे पूर्व वीडियोस में बात की थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, किस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो ने एक प्रेरणा के रूप में काम किया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू आप कह सकते हैं कि एक गुट निरपेक्षता भारत की बहुत बड़ी देन है विश्व को, विश्व शांति को, और हमारी आदर्श और जो शांति प्रिय विदेश नीति है उसका एक प्रकट रूप पूरे विश्व को हमने गुट निरपेक्षता के रूप में दिया। तो आज हम उसी पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो आज हमारा चैप्टर है वो रहेगा गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां है वो क्या क्या रही है। ठीक है ना। देखिए, कई आपसे जब भी इस प्रश्न का पूछे कि मूल्यांकन आपको करना है किसी भी नीति का, आपके पूरा जो बी पार्ट थर्ड में जो बी सेक्शन है वो है विदेश नीतियों का, और उसमें बहुत बार आप देखते हैं कि विदेश नीति का मूल्यांकन आपको करना है, या किसी संगठन का आपको मूल्यांकन करना है कि मान लीजिए आप आसियान का मूल्यांकन करिए, आप सार्क का मूल्यांकन करिए, या उसका विश्लेषण करिए। तो देखिए, तीन चीजें हमें विशेष रूप से इसमें देखनी है। एक तो हमें यह देखना है कि जो भी संगठन जिसका हम मूल्यांकन कर रहे हैं, वो चाहे यूएनओ हो, चाहे वह आसियान हो, चाहे सार्क हो, चाहे किसी देश की विदेश नीति हो, जैसे हमारे इस बीए पार्ट थर्ड में आपके भारत की विदेश नीति है, ये मुख्य रूप रहेगी भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन वगैरह आपको करना है, पड़ोसी राष्ट्रों से, महाशक्तियों से उसका संबंध क्या रहा, तो इनके संबंधों के मूल्यांकन आ सकते हैं। कई बार पूरी विदेश नीति का जो मूल्यांकन है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो हमें जब भी मूल्यांकन करें तो बाकी चीजें तो आपको देनी है, जो आप शुरुआत में जो एक उसका इंट्रो जो आप देते हैं, इंट्रोडक्शन कि विदेश नीति क्या होती है, एक राष्ट्र को विदेश नीति क्यों अपनानी पड़ती है, तो दो दो तीन तीन लाइन में आप इनको शुरुआत जो करेंगे, उसके बाद में जब आप आएंगे तो आपका मुख्य जो पार्ट रहता है मूल्यांकन में, हमेशा आपको दो चीजें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। और ये यहाँ नहीं, कोई भी आप बड़ी एग्जाम जब भी आप देते हैं, चाहे आप आईएएस के एग्जाम में बैठेंगे, वहां भी आपके विश्लेषणात्मक होंगे, आपके खुद के व्यूज वहां देखे जाएंगे कि आप क्या समझते हैं इन चीजों से। तो ये केवल किताबों पे नहीं, बल्कि चूंकि हम भी इस विश्व में रह रहे हैं, हम यहाँ हमारे देश में जो घटनाएं होती है उनको देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उनको हम देख रहे हैं, तो हमें भी उनका विश्लेषण करना है। आपकी नजरों में भी आपको लगे कि हाँ ये चीज सही है, गलत है, तो इसके लिए हमारे पास उसके पक्ष और विपक्ष के दोनों के एस्पेक्ट्स हमारे पास होने चाहिए, एक संतुलित विश्लेषण हम कर सकें। तो इसके लिए सबसे प्राइमरी, किसी भी हम जब किसी का मूल्यांकन करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि वो संगठन है वो बना किसके लिए था, उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि जब उद्देश्य जिस चीज के हैं, आप मान लीजिए आप अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो आप हमेशा अपना मूल्यांकन, मान लीजिए आप आज के दिन का मूल्यांकन करना चाहें कि आज मेरा दिन सफल रहा या नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में हम ये देखेंगे कि आज के दिन के लिए हमने क्या क्या टारगेट फिक्स किए थे, क्या क्या गोल आज हमने बनाए थे, उनमें से कितने हमने प्राप्त किए। वो जब हम उनमें से माइनस कर देते हैं तब हम देखते हैं कि वास्तव में जो हमारे उद्देश्य थे वो हम पूरे कर पाए। जब आपने देखा कि जितने उद्देश्य थे उतने ही उपलब्धियां आपने कर ली, इट मींस वो जो आपका डेज है, वो जो भी दिन जिस पे आप कर रहे हैं वो सक्सेस है। तो यही चीज इन पे लागू होती है। किसी भी संगठन को देखने से पहले आप हमेशा वो संगठन किन परिस्थितियों में बना और उन परिस्थितियों में क्या क्या उसके उद्देश्य तय किए गए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने बताया ना कि उद्देश्य, किसी भी मूल्यांकन से पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि उस आंदोलन के उद्देश्य क्या है। अब आप देखिए, उद्देश्य में हम देखेंगे कि उस राष्ट्र ने कितनी उपलब्धियां ली है, उन उद्देश्यों में से कितने अचीवमेंट्स उसने प्राप्त कर लिए, ये हो गया। अब इनके आधार पे हम देखेंगे, यदि मान लीजिए उपलब्धियां कम मिली है तो फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि कम है तो कारण क्या रहा, और ज्यादा है तो उसका कारण क्या रहा, ये हमारा एक विश्लेषण हो जाएगा। और यदि कम होता है तो फिर हम एक सकारात्मक जो हमारा अंत में मूल्यांकन करके और लास्ट में हम सुझाव देंगे कि इस संगठन को यदि और बेहतर बनाना है, इन उद्देश्यों के नजदीक लाना है, इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो इस संगठन में ये जो कारण, जो हमने जो कमियां ढूंढी है, आप बताएंगे कि ये जो कमियां हैं, इन कमियों को इन रूपों में दूर करना होगा। तो
ये एक ओवरऑल आप किसी भी संगठन का इस प्रकार आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। देखिए प्रश्न इसलिए बता रहा हूं कि जब हमारा जो अंतिम उद्देश्य है, जब हम बीए पार्ट थर्ड की इतनी कक्षाएं देख रहे हैं, तो हमारा यहां एक अंतिम उद्देश्य जो वर्तमान में सब सर्वोपरि उद्देश्य कह सकते हैं, हमें बीए पार्ट थर्ड में बेहतर नंबर लेके आने, बहुत अच्छे नंबर लेके आने। तो अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि हमारा प्रेजेंटेशन बेहतर होना चाहिए, हमारा प्रेजेंटेशन शानदार होना चाहिए। जब हम उसका उत्तर लिखते हैं तो उत्तर हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उत्तर अच्छा हो तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि एक तो उत्तर हमेशा उस प्रश्न के ही इर्द गिर्द रहना चाहिए, उससे बाहर भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि या तो हर प्रश्न में वर्ड लिमिट होती है, शब्द सीमा होती है, तब तो आप उनके शब्द सीमा का ध्यान रखिए। जहां शब्द सीमा नहीं दे रखी है वहां फिर आप प्रश्न देखिए कितने प्रश्न करने हैं और कितने समय में करने हैं, तो फिर वहां आपके पास टाइम लिमिट हो जाती है, समय सीमा वहां फिर आप निर्धारित कर लीजिए कि भाई 5 प्रश्न है। तो क्योंकि जब सारे प्रश्न आप बैलेंस करते हैं, एक संतुलन में, एक लगभग सारे बराबर सी करते हैं, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो पहला प्रश्न करते हैं उसमें लगभग 2/3 समय लगा देते हैं और बाकी फिर 2 प्रश्न जो बचते हैं, जैसे 3 प्रश्न हमें बड़े करने होते हैं बीए पार्ट थर्ड में आपको, तो उसमें फिर 2 प्रश्न हैं वो केवल आप देखिए कि मुश्किल से 20-25 मिनट में वो सारे दोनों प्रश्न कर देते हैं। तो ये असंतुलित जो प्रेजेंटेशन है आपके उत्तरों का, ये फिर आपको अच्छे नंबर नहीं दिलवा पाता है। इसलिए ये प्रैक्टिस आपको बार बार करते रहना है कि यदि प्रश्न किन रूपों में आता है, पुराने अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स आप ले लीजिए और जो इससे पूर्व के जो प्रश्न है जो पिछले साल के, उनको आप ले लीजिए। उसके आधार पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भी कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो एक बार वो अपने प्रैक्टिस सेट हो जाएगा आपके, ये मान लीजिए। तो आप 3-3 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट बनाइए और फिर उनको आप बार बार तैयार करते रहिए। उनको जैसे मान लीजिए 40 मिनट में आपको एक क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि औसतन हमें 40 से 45 मिनट एक क्वेश्चन के मिलते हैं, 3 बड़े क्वेश्चन करने होते हैं। 1 घंटे में आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं और छोटे जो प्रश्न आते हैं जो 50 शब्दों के हैं, जो आपके 150 शब्दों के, वो आप कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आपको तैयार करनी है। तो चलिए अपन बात कर रहे थे गुट निरपेक्ष आंदोलन की सबसे जो अहम चीज है वो है उपलब्धियां। ठीक है ना। उद्देश्य मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य जो थे उसके जो उस समय निर्धारित किए गए थे वो मुख्य रूप से था कि एक तो शीत युद्ध को, एक तो विश्व शांति का सबसे बड़ा विश्व उद्देश्य था। दूसरा, शीत युद्ध में समाप्ति ये चाहते थे कि शीत युद्ध समाप्त हो ताकि ये जो नए राष्ट्र हैं एशिया और अफ्रीका के, जो उस समय नए राष्ट्र, जो नवोदित राष्ट्र जो आजाद हुए थे, वो अनावश्यक रूप से उस प्रतिस्पर्धा में, शस्त्र प्रतिस्पर्धा में नहीं फंसे, ना ही महाशक्तियां शस्त्र प्रतिस्पर्धा में फंसे। तो शीत युद्ध को कैसे भी करके ये चाहते थे कि वो शांत हो उन दोनों राष्ट्रों के मध्य, जो एक चरम सीमा पे, जो उस समय जो एक प्रचारात्मक मनोवैज्ञानिक युद्ध जिसे हम शीत युद्ध के नाम से कहते हैं, वो जो भयंकर स्थिति धारण कर रहा था। बस केवल शस्त्र युद्ध नहीं हुआ था, बाकी सारी चीजें उसमें एक दूसरे की बुराई करना, ये तो वो सारा, और एक दूसरे के से प्रतिस्पर्धा है, तो शस्त्र प्रतिस्पर्धा का जो स्वरूप धारण कर लिया था शीत युद्ध ने, उससे इन राष्ट्रों को लगा कि बहुत खतरनाक साबित होगा विश्व शांति के लिए। तो शीत युद्ध में कमी लाना इनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। ठीक है, ये हम पूर्व में बात कर चुके हैं उद्देश्यों की, तो दोबारा उनको रिपीट नहीं करेंगे। उससे पूरा जो पहले का वीडियो है वो आप देखें। अब हम देखें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां हैं, उनमें किन किन उपलब्धियों को हम यहां बता सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो उपलब्धि रही वो जिस उद्देश्य के लिए ये बना था उन्हीं को आप लेते चलिए और आप देखते जाएंगे कि किस तरीके से प्रारंभिक जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य किस तरीके से धीरे धीरे गुट निरपेक्ष आंदोलन ने प्राप्त किए। जैसे शीत युद्ध के मध्य होने वाले तनाव में कमी लाना। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी जिसे हम कहते हैं तनाव शैथिल्य, तनाव में शिथिलता लाना या तनाव में कमी लाना, जिसे आप कहते हैं देतांत। ये कई बार 2 नंबर का आपसे पूछ भी लेते हैं, देतांत क्या चीज है। ठीक है ना। तो तनाव शैथिल्य आपसे पूछ सकते हैं, तनाव शैथिल्य क्या है शीत युद्ध में। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखिए कि तनाव शैथिल्य अर्थात शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ, जो साम्यवादी विचारधारा का उस समय प्रणेता था और
संयुक्त राज्य अमेरिका, जो उस समय पूंजीवादी या उदारवादी जो विचारधारा थी उसका प्रणेता था, इन दोनों के मध्य जो एक संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में, उस प्रतिस्पर्धा में जो लगातार एक तीसरे युद्ध की तरफ जा रहा था, उस युद्ध में दोनों के मध्य तनाव में कमी लाने का जो एक बहुत बड़ा श्रेय है, वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों को दिया जा सकता है। इन राष्ट्रों ने इन दोनों से समान दूरी बनाते हुए जहां भी ये राष्ट्र गलत थे उसकी आलोचना उन्होंने की। किसी राष्ट्र का पक्ष नहीं लिया इन्होंने कि यूएसए के पक्षधर हो गए या यूएसएसआर के पक्षधर हो। और यही कारण है कि शुरू में आप देखिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को दोनों महाशक्तियों ने अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन आगे चल के आते आते ये भी इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि दोनों गुटों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को, इन राष्ट्रों को मान्यता दे दी। मतलब उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, जहां हम गलत हैं तो हमें ये गलत बात कहते हैं कि भाई आप गलत हो, आप यहाँ आपकी गलती है तो आपको माननी चाहिए, और जहां दूसरा पक्ष गलत है तो उसको भी ये लोग कहते हैं कि भाई यहाँ आप गलत है। तो इनका जो एक जो डिसीजन में जो तटस्थ भाव था, दोनों के प्रति किसी के प्रति झुकाव नहीं होना, ये एक नई चीज निकल के सामने आई। और इसी कारण दोनों महाशक्तियां बाद में शीत युद्ध, जो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गई। अर्थात इन दोनों महाशक्तियों में अपना विश्वास इन्होंने उत्पन्न किया। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी तनाव शैथिल्य, और यही तनाव में धीरे धीरे कमी आती रही, और इससे ये युद्ध में जो परिवर्तित नहीं हो पाया, ये शीत युद्ध का जो एक बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं कि इन राष्ट्रों की रही। ठीक है, तो एक तो ये उपलब्धि आप बताइए। ठीक है, एक जो आर्म्स रेस मैंने अभी बताया था कि जो शस्त्र प्रतिस्पर्धा इनके मध्य जो विभिन्न राष्ट्रों में, तो ये पहले गुटों तक थी, उसके बाद में गुटों ने, आपने देखा कि 1949 में जब नाटो संधि हो गई, ठीक है ना, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये एक सैनिक संधि है जो प्रारंभ में इसमें 12 देश थे और अब वर्तमान में उसमें 30 देश हैं। अभी भी नाटो काम कर रहा है, और काफी बार हम आज जब देखेंगे इसकी प्रासंगिकता का प्रश्न आता है तो वहां ये चीज भी आप बताएंगे कि इसकी प्रासंगिकता या इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व इसलिए भी है कि नाटो जैसी जो संधियां है या नाटो जैसी जो सैनिक संधियां है, उन सैनिक संधियों के दबाव से विकासशील राष्ट्रों को बचाने के लिए एक बड़े संगठन में के रूप में नाम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, वो अपनी भूमिका आज भी अदा कर रहा है और उसे रहना पड़ेगा, ताकि वो हमेशा इन चुनौतियों का, इन सैनिक संधियों की रूपी चुनौतियों का सामना वो कर सके। तो ये प्रासंगिकता में भी आप इस चीज को बताएंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नाटो, उधर जो वारसा संधि थी जिसमें सोवियत संघ प्लस 7, ठीक है ना, सोवियत संघ के साथ 7 अन्य राष्ट्रों ने एक संधि की थी वारसा, जिसको WTO वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी कहते हैं। तो ये जो वारसा जो संधि हुई थी पोलैंड का जो, तो यहां भी ये दोनों संधियां होना अपने आप में एक तरीके से दोबारा से, जैसे मैंने बताया ना कि मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र जैसे थे, वैसे ही नए ग्रुप एक तरीके से सामने आ गए थे नाटो और वारसा के रूप में। लेकिन इन दोनों ही संधियों के बावजूद इन दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता लाने का जो प्रयास वो किसने किया, वो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने किया। ठीक है, अगली जो उपलब्धि रही कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में कई ऐसे मामले आए जहां इन्होंने खुलकर इन महाशक्तियों की जो कार्रवाई थी उनका विरोध किया। जैसे 1956 के स्वेज नहर प्रकरण को आप देख सकते हैं, उसमें स्वेज नहर में जो घटनाक्रम हुआ 1956 का, उस पर इन्होंने इजराइल का खुलकर विरोध किया, और इजराइल का साथ देने वाली जो महाशक्तियां थी उस समय यूएस, यूके, उनका भी इन्होंने खुलकर विरोध किया। और वहां जो फिलिस्तीन के पक्ष में इन्होंने कहा कि भाई नहीं, उन लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो विकासशील राष्ट्रों के मामले में जो विकसित राष्ट्र हैं, उन विकसित राष्ट्रों की दखलंदाजी और उनके इन्फ्लुएंस में आके जो कार्रवाई की जा रही थी, उन कार्रवाइयों का विरोध इन्होंने किया। और 2 बड़े एग्जाम्पल यहां आप दे सकते हैं, स्वेज नहर प्रकरण में इजराइल का विरोध करना, जो महाशक्तियों के समर्थन से उस समय अरब राष्ट्रों से जो एक विवाद उत्पन्न हो गया था, और दूसरा आप दे सकते हैं जब यूएनओ के ऑपरेशन के नाम पर अमेरिका ने इराक के ऊपर आक्रमण किया, उस समय भी नाम ने उसका आक्रमण का विरोध किया।
तो ये जो एक आप कह सकते हैं कि एक तो मान लीजिए जब आप किसी चीज का विरोध कर ही नहीं रहे और एक आप किसी घटना का विरोध कर रहे हैं, तो भविष्य में जब कोई महाशक्ति ऐसी बात आती है तो वो कम से कम 4 बार सोचती है। आप तरह कह सकते हैं कि नैतिक दबाव वाली जो संस्था है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन बन गया। तो नैतिक दबाव अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय जो मंच हैं उन पे बड़ा काम आता है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि महासभा में सारा काम वोटिंग से होता है और महासभा में हर राष्ट्र हो चाहे कितना पावरफुल हो उसका एक वोट होता है, और चूंकि यूएनओ के बाद में जो सबसे बड़ा संगठन है वो नाम है, तो इस तरीके से हर विरोध कोई मायने रखता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा किया गया कोई भी विरोध है वो कोई ना कोई मायने रखता है, उसका एक नैतिक दबाव महाशक्तियों पर होता है। और ये दो उदाहरण में आप देखेंगे कि इनका नैतिक दबाव पड़ा और इन राष्ट्रों में जितना और अधिक ये कर सकते थे उतना वो लोग नहीं कर पाए महाशक्तियां, और कहीं ना कहीं उनको इन जो नाम का एक दबाव था वो झेलना पड़ा। तो इस दृष्टि से भी आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, न्याय और स्वतंत्रता के जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, उनकी रक्षा के लिए नाम ने हमेशा सकारात्मक कदम उठाया और ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, उन घटनाओं में खुलकर वो सामने आया जिसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। तो ये भी इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। कई ऐसे मामले टले हैं जो इनके नैतिक दबाव के कारण महाशक्तियां वो चीजें नहीं कर पाई। ठीक है, तो अन्याय का विरोध जो है वो इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है और इन्होंने खुल के हमेशा किया, ये इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। तीसरी जो हम आगे बात करेंगे अन्य उपलब्धियों की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।